आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को नमस्कार। स्वास्थ्य वार्ता के कार्यक्रम में आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके समक्ष आए हैं। ये है विषय बच्चों में फ्लू का संक्रमण। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर श्वेतांशु श्रीवास्तव जी हैं, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के कार्यक्रम में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ हमारे श्रोताओं की तरफ से कि जिस तरह मौसम बदल रहा है, बरसात होती है, फिर चली जाती है, फिर धूप खिलती है, ह्यूमिडिटी बहुत है, तो इसमें क्या क्या समस्याएं बच्चों में आ रही हैं? देखिए, ऐसे इस बदलते मौसम में जो समस्याएं बच्चों में देखी जा रही हैं वो सर्दी खांसी की समस्या बहुत बढ़ गई है, जिसको हम लोग फ्लू भी कहते हैं। इसके अलावा पेट की बहुत सारी बीमारियां, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं बारिश का मौसम बहुत लंबा चल रहा है, बीच में काफी धूप हो जाती है, फिर बारिश होती है, तो पेट के संक्रमण बहुत ज्यादा कॉमन हो रहे हैं, जिनको हम अगर नामित करें तो उसमें टाइफाइड है, हेपेटाइटिस ए है, ये सारी बीमारियों का भी प्रकोप बढ़ रहा है। अब डॉक्टर साहब, हम फ्लू पर आते हैं जो हमारा मुख्य विषय है। तो जो ये फ्लू का एपिसोड चल रहा है, तो हम कैसे जाने कि किसी बच्चे में फ्लू का संक्रमण हो गया है? क्या लक्षण है फ्लू के संक्रमण का? लक्षण सबसे पहले तो ये क्यों होता है, ये एक वायरल इन्फेक्शन है, तो इसका संक्रमण दूसरों से होता है बच्चों को। तो दूसरों में, घर में लोगों को सर्दी खांसी होगी, बुखार होगा, तो घर में कई सदस्य ग्रसित होंगे तो बच्चा भी ग्रसित हो जाता है। फिर ऐसा देखने को आया, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो वहाँ पे और बच्चों के कांटेक्ट में आते हैं वो भी उनमें ऐसे फ्लू होने की संभावना बढ़ जाती है। फिर बच्चों का क्या है, वो अक्सर हाथ मुंह में डालते हैं, बालों को छूते हैं, सरफेस छूते हैं और फिर उन्हीं हाथों से मुंह में उंगली डालते हैं। तो ऐसा करने से फ्लू की संक्रमण की समस्या बढ़ सकती है बच्चों में, और उनका इम्यूनिटी भी थोड़ी कम होती है बच्चों में एज कम्पेयर टू एडल्ट्स या बड़े लोगों में, तो इसकी संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ, फ्लू एक वायरल संक्रमण है, और क्या इसके कई तरह भी होते हैं, कई प्रकार होते हैं? हाँ, फ्लू के कई प्रकार होते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं इन्फ्लुएंजा, तो इन्फ्लुएंजा के भी कई प्रकार, ए बी सी, तो ए बी से इन्फ्लू होता है। फिर हमने देखा था एक आया था ऐसा वायरल संक्रमण जो हम लोग सभी जानते हैं, कोविड आया था, वो भी एक तरह का वायरल संक्रमण था। तो वो फ्लू नहीं कहेंगे, बट वो एक वायरल संक्रमण था। तो इन्फ्लुएंजा भी एक तरह का वायरल संक्रमण होता है। इसके अलावा RSV वायरस होता है, एडेनो वायरस होता है। तो ये फ्लू के कई प्रकार हैं जो बच्चों में अलग अलग तरह से मैनिफेस्ट करते हैं। जो ज्यादातर जो सिम्टम्स होते हैं वो एक ही जैसे होते हैं, सर्दी, खांसी, बुखार। और इसकी शुरुआत कैसे होगी? अचानक से बच्चे को तेज बुखार आने लगेगा, खांसी आने लगेगी, नाक बह रही है, और बच्चा थोड़ा सा सुस्त हो जाएगा, हाथ पैरों में, जो थोड़ा बड़ा बच्चा बताएगा दर्द हो रहा है, और कई बार सांस भी तेज चलने लगती है। तो ये सब वायरल संक्रमण की संकेत। डॉक्टर साहब, इसमें बुखार आता है तो कितना बुखार आ सकता है, कितने डिग्री तक का? हाँ, बुखार जो आता है, एक तो इसमें होता है अचानक से स्टार्ट होता है, बहुत लंबे समय से नहीं चलता, अचानक से बुखार आना चालू हुआ, एक्यूट ऑनसेट होता है। और उसके बाद बुखार 100 से 103, मतलब मॉडरेट टू हाई भी हो सकता है। 103 तक जा सकता है। इस बीमारी का संक्रमण जो एक हेल्दी बच्चा है उसमें 3 से 4 दिन रहता है। कुछ जो बहुत कुपोषित बच्चे हैं उनमें लंबा भी चल सकता है। उसके बाद क्या होता है, वायरल बुखार के बाद अक्सर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने लगते हैं। तो अगर ये लंबे समय तक चला, बच्चा कुपोषित है या उसको और किसी प्रकार की बीमारियां हैं जिसमें दवाइयां किस तरह की चल रही हैं, तो ये वायरल होके फिर ये लंबा खिंचता है और बैक्टीरियल भी हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, इसमें खांसी जुकाम भी होता है? सूखी खांसी आती है कि कफ वाली आती है? क्योंकि शुरुआत ही इसकी अचानक होती है, जैसे एक्यूट हम लोग कहते हैं, तो बुखार के साथ खांसी भी सूखी ही होती है शुरुआत में। फिर उसका क्या हो सकता है, उसमें फिर ये जब खांसी बढ़ती है तो वो लैरिंग्स तक जाती है, तो हम लोग बार्किंग, क्रूप भी कहते हैं एक तरह से, तो उस तरह का भी संक्रमण होता है। फिर अगर ये जैसे लंबा चला तो कान में इन्फेक्शन होना, कान बहना, निमोनिया का होना, वायरल निमोनिया भी होते हैं जो लंबे समय तक, थोड़े से 4-5 दिन से लंबे चलते, कुपोषित बच्चा है, ज्यादा संक्रमण है तो निमोनिया भी होता है, जिसको हम लोग वायरल निमोनिया कहते हैं। डॉक्टर साहब, क्या ये पेट में भी संक्रमण कर सकता है, जिसको स्टमक फ्लू या और नाम से जानते हैं? क्योंकि इसका जो डायग्नोसिस होता है क्लिनिकल होता है, मतलब हम लोग जब इसको डायग्नोस करते हैं कि फ्लू हुआ है बच्चे को, क्योंकि सर्दी खांसी एक आम बीमारी है, तो अगर बच्चे में सर्दी खांसी है, उसके साथ पेट
पेट में भी डायरिया हो रहा है, पेट दर्द भी है बच्चे को, बुखार भी आ रहा है, तो ये अक्सर ये सब वायरल के लक्षण है। तो उसको स्टमक फ्लू जैसे आप कह रहे हैं, तो वो क्योंकि वो बच्चा वही चीज निगल रहा है, वायरस पेट में भी जा रहे हैं, तो उसमें डायरिया होने के चांसेस होते हैं साथ में। जी, अब डॉक्टर साहब हम इसके इलाज पर आते हैं। क्या स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल आप लोग फॉलो करते हैं, जो आपको सुन रहे हैं जिनके पास संसाधन नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है जहाँ पर, तो वो क्या करें अगर उनके बेटे को, इनके बच्ची को अगर इस तरह का बुखार या इस तरह का संक्रमण होता है? देखिए, कुछ चीजें हमें बहुत ध्यान रखनी है। ये एक नॉर्मल बुखारी है और नॉर्मल संक्रमण है। ज्यादातर बच्चों में होता है, 3-4 दिन में खत्म हो जाता है। क्योंकि इसमें तेज बुखार आ रहा है, तो उस समय बच्चे को बुखार की दवा पैरासिटामोल देना जरूरी है। फीवर बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों में जो 1 से 5 साल तक के बच्चे होते हैं, उसमें फेब्राइल सीजर होने के भी चांसेस होते हैं। मतलब तेजी से बुखार बढ़ा 102, 103, उसमें झटका आ गया बच्चे को। अच्छा। तो वो कारण तो वो फ्लू है जिसकी वजह से बुखार आ रहा है, पर वो बच्चे को झटके भी आ सकते हैं, या बच्चा सुस्त हो सकता है, पानी की कमी हो सकती है, क्योंकि उसको स्टूल भी कर रहा है बच्चा, तो वो पानी की कमी हो जाएगी, डिहाइड्रेशन भी हो जाएगा। तो सबसे पहला तो एक तो बुखार कम करना बहुत जरूरी है, तो उसमें पैरासिटामोल देना जरूरी है। उसको वजन के हिसाब से हम लोग बताते हैं, तो किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में हर जगह उपलब्ध होती है पैरासिटामोल, वहां से लेके दे सकते हैं। दूसरी चीज हाइड्रेशन मेंटेन करना, मतलब पानी का मात्रा कम नहीं होनी चाहिए बच्चे, तो पानी पिलाते रहना, क्योंकि बच्चा क्या होता है, बुखार आता है, खाना पीना छोड़ देता है, वो कुछ नहीं खाता। तो प्लेन पानी पीता रहे, सूप पीता रहे, दाल पीता रहे, थोड़ा थोड़ा खाता रहे, यूरिन होती रहे, तो ये हमें ध्यान रखना है। तीसरी चीज, एंटीबायोटिक नहीं देनी है। अच्छा। हाँ, वायरल तो हमारा क्लिनिकल डायग्नोसिस है। 2-3 दिन के बुखार में, खांसी में एंटीबायोटिक कभी नहीं देनी है। उसके बाद जब आप किसी स्वास्थ्यकर्ता से कंसल्ट करें, लगे कि कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं या जिससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन लग रहा है, तभी एंटीबायोटिक देना, अदरवाइज नहीं देना है। तो ये 3-4 चीजें जो हमें ध्यान रखनी है। और दूसरों को संक्रमण ना हो, उसके लिए जैसे हम लोगों को हाथ धोना, हाथ रखना मुंह पे, छींकने पे, खांसने पे, तो ये सारी चीजें करनी है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया, पैरासिटामोल बहुत कॉमन मेडिसिन है, लगभग सभी के घर में रहती है, पर जब बच्चों की बात आती है तो कभी कभी ये भी देखने सुनने में आता है, पढ़ने में आता है मीडिया में, कि ओवरडोजिंग हो गई। तो क्या इसका सही डोज होना चाहिए? देखिए, डोज तो वजन के हिसाब से ही होता है, और 10 to 15 mg पर kg पर डे हम लोग कहते हैं। कई बार लिखा भी होता है 1 से 5 साल तक के बच्चे का इतना डोज, 5 साल से, तो वो वजन के हिसाब से एक्चुअली कैलकुलेट करा जाता है। अगर हम एक रफली आपको आइडिया दें, तो 1 साल का बच्चा जो 10 kg का होगा, तो एक जो पैरासिटामोल के 5 ml में 120 mg होता है, तो हम लोग कहते हैं 10 से 15 mg पर kg, मतलब वो 5 ml दे सकते हैं एक 10 kg के बच्चे को। अगर वो बड़ा बच्चा है, वजन ज्यादा है, तो उसी तरह से मात्रा बढ़ती जाती है उसकी। तो वजन ध्यान रखना बहुत जरूरी है, उसी के अनुसार आपकी दवाएं निर्धारित होती हैं। डॉक्टर साहब, क्या इसके कुछ खून की जांचें भी हैं जिसमें ये पता लगा कि इन्फेक्शन वायरल है, फ्लू का है? देखिए, कुछ जांचें अवेलेबल हैं, पर ये इनको कराने का कोई लाभ नहीं है। 3-4 दिन के बुखार, सर्दी में कोई भी आवश्यकता नहीं है किसी तरह की जांच कराने की। जब बच्चा ऐसी स्थिति में होता है कि कुछ डेंजर साइंस हो, मतलब सांस बहुत तेजी से चल रही हो, पसली चलने लगे, बच्चा कुछ नहीं खा पी पा रहा हो, अगर उसको अस्पताल में ले जाने की जरूरत है, तब वहां पे जांचों की आवश्यकता होती है। दूसरी चीज, वायरल डायग्नोसिस होना, बहुत कुछ स्पेसिफिक टेस्ट ही अवेलेबल है कुछ ही सेंटर पे, उनके कराने की आवश्यकता नहीं है। सामान्यतः कोई इस तरह की जांच की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, फ्लू की वैक्सीन भी आती है, ये कितना लगाना सेफ रहेगा और कितना ये सेफ करेगा बच्चों को? फ्लू की वैक्सीन लगाना बहुत लाभकारी रहेगा, क्योंकि 6 महीने से बड़े बच्चों में लगती है वैक्सीन। पहले साल में 2 डोजेज लगती हैं, मतलब 4 हफ्ते के अंतर पे, 1 महीने के अंतरकाल में पहली डोज और दूसरी डोज, फिर एवरी ईयर 1 डोज लगती है। अच्छा, हर साल क्यों लगवानी पड़ती है? क्योंकि वायरस क्या अपने आप को बदल लेता है, म्यूटेट करता है। तो इस बार अगर किसी बच्चे को इन्फ्लुएंजा ए हुआ, तो अगले साल वो RSV भी हो सकता है। हर बार वो म्यूटेट भी करता है और दूसरे से संक्रमण भी हो सकता है। अच्छा। तो थोड़ी बहुत इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है बच्चे को, क्योंकि कई बार जो कॉमन वायरसेस है उनसे बच्चे को लाभ मिलता है। तो डॉक्टर साहब, क्या ये वैक्सीन हर साल अपडेट करते हैं मैन्युफैक्चरर्स? हाँ, ये हर साल पिछले साल का जो वायरल पैटर्न चल रहा है उससे अपडेटेड होती है। अच्छा, तो ये जानते हैं कि संक्रमण किस चीज का है, और उसी का ये वैक्सीन बनाकर देते हैं। तो केवल पहले साल में 2 बार लगना होता है, उसके बाद फिर 1 डोज लगती है। और अमूमन 6 महीने से 9 साल तक के बच्चे में 2 डोज पहली, फिर हर साल 1 डोज, फिर 9 साल से बड़े बच्चे में केवल 1 ही डोज
डोज की जरूरत अच्छा है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो ये मिशन इंद्रधनुष जो सरकार की योजना है वैक्सीनेशन की, यूनिवर्सल वैक्सीनेशन की, इनसे जो वैक्सीन लगती हैं, क्या इनका भी कुछ प्रभाव इस बीमारी को कम करने में होता है? बहुत बड़ा रोल है, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, ये हर जगह तक पहुंचा हुआ है, हर छोटे छोटे जिले में, हर जगह पे। तो ये जो मिशन, इसमें जो भी वैक्सीन लग रही हैं ये जरूर लगवानी चाहिए। इससे निमोनिया का संक्रमण नहीं होता है, बहुत हद तक 80% तक प्रोटेक्शन मिलता है बच्चे को। तो न्यूमोकोकल का तो जरूर लगवाना चाहिए। अच्छा, अभी जिस बारे में हम बात करें फ्लू वैक्सीन, तो फ्लू का संक्रमण, तो फ्लू के संक्रमण के बाद भी जो बहुत कुपोषित बच्चे होते हैं उनमें फिर आगे चल के निमोनिया के चांसेस बढ़ जाते हैं और उनमें न्यूमोकोकल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो अगर बच्चा पहले से ही वैक्सीनेटेड है न्यूमोकोकल से, तो जिसको हुआ है फ्लू, वो आगे निमोनिया होने के चांसेस कम हो जाएंगे, फिर सिवियर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, खान पान में क्या सावधानी रखें? किसी को इस तरह का बुखार हो गया, संक्रमण हो गया, तो बहुत सारे मिथ होते हैं कि ये खिलाया जाए, ये ना खिलाया जाए, दूध पिलाया जाए कि ना पिलाया जाए। तो क्या डाइट होनी चाहिए जो माता पिता को बच्चे को देनी चाहिए? देखिए, सबसे सिंपल है कि जब बुखार आ रहा है तो पहले तो हाइड्रेशन बहुत मेंटेन करना है, तो पानी पिलाना है, घर की ही ऐसी वस्तुएं देनी है, बाहर के कोई फ्रूट जूसेस नहीं पिलाने हैं, बाहर का किसी भी तरह का गन्ने का जूस, फ्रूट जूस, ये सब चीजें नहीं देनी है। तो माने फ्लूइड का इंटेक बढ़ना चाहिए, और घर का जो भी खाना बन रहा है आप सब कुछ दे सकते हैं। ठंडी चीजें अवॉइड करनी होती हैं और आप सब कुछ दे सकते हैं। और हम लोग कहते हैं फ्रूट्स के लिए बहुत होता है कि जूस पिला दे बच्चे को, तो जूस नहीं देना है, सीजनल फ्रूट्स देने हैं। डॉक्टर साहब, फ्लू और टाइफाइड का भी संक्रमण है जैसा कि आपने बताया था, तो क्या दोनों में कुछ सिम्टम्स में अंतर होते हैं? हाँ, सिम्टम्स अंतर होते हैं, क्योंकि फ्लू में तो पहले सर्दी खांसी बुखार से स्टार्ट होता है, अचानक से बुखार आ होगा। जाएगा। और फ्लू और टाइफाइड में तो पेट का संक्रमण होता है, पहले उसमें पेट दर्द से केवल चालू होता है, फीवर होता है, लंबे समय तक फीवर चलता है, फिर बढ़ता है, घटता है, उसके बाद बच्चा खाना छोड़ता है, बहुत सारी चीजें। तो ये एक प्रोलॉन्ग्ड इलनेस है टाइफाइड। अच्छा, और ये एक्यूट है, थोड़े दिन में 3-4 दिन में लगभग ठीक हो जाता है, हफ्ते में तो ठीक हो जाता है, पर खांसी लंबी रह सकती है। तो लोग अक्सर ये बहुत परेशान रहते हैं कि खांसी चल रही। ये खांसी इसलिए लंबी रहती है कि जो गले के एपिथेलियम है वो वायरस आके उस पर इफेक्ट करता है और नर्व एंडिंग्स एक्सपोज हो जाती है। तो क्या होगा, बच्चा है खांस रहा है बच्चा, तो वो खांसी चलती है, वो उसमें एंटीबायोटिक और इन सब का कोई रोल नहीं है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, कितना सेफ है कफ सिरप लेना, और ओवर द काउंटर भी लोग ले लेते हैं, तो इस पर क्या राय है, क्या सुझाव? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका, और आप बहुत अपडेटेड हैं, ये बताता है। तो इसमें कफ सिरप नहीं लेनी चाहिए, ऐसा हमारे जो गाइडलाइंस और उनमें रिकमेंडेड है, और ये सच भी है, क्योंकि उसमें नींद की दवाइयां होती हैं कुछ की, क्योंकि उसको सप्रेस करने के लिए कफ को। तो उससे क्या होगा, बच्चा सुस्त हो जाएगा, और ऐसा भी देखा है कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो नहीं होनी चाहिए कफ सिरप के बाद। तो कफ सिरप अवॉइड करना चाहिए। जो 1 साल से बड़े बच्चे होते हैं, घरेलू इलाज आप कर सकते हो। हनी है, शहद है, 1 साल से छोटे बच्चे में नहीं देना है, बट उससे बड़ा आप गुनगुने पानी में जो भी आप घरेलू करते हो। कफ सिरप में भी अल्टीमेटली कुछ ऐसे ही तत्व होते हैं, तो घरेलू वाले ही इलाज कहते हैं। अब डॉक्टर साहब, बस चलते चलते कुछ इस इम्पोर्टेंट वार्ता में छूट गया हो जो हमारे श्रोताओं के साथ आप शेयर करना चाहते हैं? देखिए, वैक्सीनेशन का बहुत बड़ा रोल है फ्लू में, और फ्लू होने पे, सर्दी खांसी होने पे बहुत घबराए नहीं। एक बहुत बड़ी चीज, एंटीबायोटिक अपने आप से ना लें। जो अपने आप एंटीबायोटिक बार बार लेते, उससे और संक्रमण होने के चांसेस बढ़ जाते हैं फिर, क्योंकि इम्यूनिटी कम हो जाती है। हेल्दी बैक्टीरिया भी मरते हैं एंटीबायोटिक। बिल्कुल, वो गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया दोनों मरते हैं। डॉक्टर साहब, आप आकाशवाणी आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।